नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ चल तो मैं। अखंड भारत ये शब्द है महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की। वही चाणक्य जिन्होंने एक बालक चंद्रगुप्त को न सिर्फ मगध की गद्दी पर बैठाया, बल्कि उनके जरिए ऐसे भारत का सपना देखा जो कि कांधार से लेकर कंबोडिया तक फैला हुआ था। और उस सपने को चंद्रगुप्त ने साकार भी करके दिखाया। ये शब्द आज एक बार फिर से चर्चाओं में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 15 साल में अखंड भारत बनाने के सपने को पूरा करने के बयान के बाद ये विषय फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। आधुनिक अखंड भारत शब्द वैसे तो संघ की ही देन है और ये बीजेपी के 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो उसके कुछ प्रमुख एजेंडे थे। पहला था राम मंदिर, दूसरा कश्मीर से, तीसरा था सामान्य अखंड भारत के सपने को साकार रूप देना। आज के समय में दो काम तो बीजेपी ने दिए, अब बारी है अखंड भारत की, यानी संघ के संकल्प को पूरा करने की। संघ के सपने में है 1876 से पहले के भारत को मूर्त रूप देना, यानी आज के समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तिब्बत को मिलाकर एक अखंड भारत बनाना। वैसे ऐतिहासिक साक्ष्यों और इतिहास को पढ़े तो ये सही है कि ये सभी देश 150 साल पहले देश न होकर भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। चाहे मुगल काल रहा हो या फिर अंग्रेजों का शासन, इन सभी पर दिल्ली से ही हुकूमत चला करती थी। और तो और अगर अशोक के समय काल की बात की जाए तो उस समय का अखंड भारत आज के भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, ईरान तक विस्तृत था। हिंदुस्तान पर हमले हुए, एक एक करके ये देश अलग होते चले गए। खासकर 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह से 7 नए देश बना दिए गए। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। यानी साफ है भारत के इतने टुकड़े हुए कि आज का भारत 2500 साल पहले के आर्यव्रत का आधा हिस्सा भी नहीं बचा। इसलिए आरएसएस से लेकर शिवसेना, वीएचपी तक इस मुद्दे पर लगातार मुखर होते देखे गए। चाहे इस मुद्दे पर संशय में रहती है, आगे से लीड करता हुआ नजर आया और एक बार फिर से मोहन भागवत ने वही किया। मोहन भागवत लगातार अखंड भारत का झंडा बुलंद करते रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अखंड भारत के संबंध में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज अखंड भारत की परिकल्पना केवल कल्पना मात्र है। फिलहाल तो ऐसा होता हुआ संभव प्रतीत होता नहीं है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या है भागवत के इस बयान का निहितार्थ और राजनीति में क्या है इस बयान के गूढ़ार्थ। आज चर्चा इसी पर। मोहन भागवत के बाद बहुत सारे गम होते हुए संघ प्रमुख के बोल रोल किस मत के साथ सियासत से आखिर क्या है इनका संबंध, क्या होगा इनका सियासी रोल। 15 साल का दावा, अखंड भारत बनाने का ये कैसा इरादा, संघ का झंडा, क्या बीजेपी का अखंड भारत एजेंडा, केंद्र की मोदी सरकार साकार। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है और बता दें आपको, पैनल के पास जाएंगे उससे पहले आपको जरा सुनवा देते हैं मोहन भागवत का बयान और उसके बाद उस पर आई तमाम प्रतिक्रियाएं भी जरा देखिए। इसका समय आया है, अपने देश में धर्म का उत्थान होना है। ये वासुदेव कृष्ण की इच्छा, ऐसा योगी अरविंद ने कहा है। इसलिए उत्थान के साथ भारत का उत्थान प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। तो हमारे दरवाजे तक लेके आने वाले लोग हैं, लेकिन ये करना हमको है। भगवान स्वयं काम नहीं करता। गीता में भगवान ने ये नहीं कहा, अर्जुन ने जब कहा नहीं लड़ता हूं, भगवान ने कहा ठीक है तू नहीं लड़ता तो क्या, मैंने सब पहले रच के रखा है, अब मैं ही कर देता हूं पूरा। भगवान कर सकते थे, उन्होंने वैसा नहीं किया। रणांगण के बीच में 18 अध्याय गीता बताई अर्जुन को, उसको तैयार किया, उससे करवाया, स्वयं केवल रथ चला। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए।
श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। और वो इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं? और मुझे लगता है उनके इन बयानों का जवाब चुनी हुई सरकार, जिसने संविधान की शपथ ली थी सरकार चलाने के लिए, उनको देना चाहिए। आज मोदी जी बाबा साहब के सामने पुष्प अर्पित कर रहे थे, उसी संविधान की धज्जियां तो उड़ाते हैं ये आरएसएस वाले। क्यों नहीं इस बात का जवाब देते हैं? चलिए कहें चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अश्विनी शाही जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान, बीजेपी का क्या है इस पर स्टैंड? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर सर। शिल्पा जी देखिए, भागवत जी का जो बयान है अखंड भारत का, भागवत जी हमेशा लगभग जो है आरएसएस हमेशा ये बयान देता रहता है। अखंड भारत की परिकल्पना कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अखंड भारत की परिकल्पना एक मजबूत भारत के रूप में अगर वो देखना चाहते हैं। अब इसके मायने निकालना कि किस तरीके से कौन इसका मायने निकाल रहा है, क्या उसका मतलब निकाल रहा है, ये अलग विषय है। मगर जिस मजबूत भारत, जिस अखंड भारत की बात वो कर रहे हैं और आने वाले 20-25 सालों में कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सनातन को कई बार मिटाने की कुछ चेष्टा की गई, चेष्टा करते करते लोग मिट गए और सनातन धर्म वहीं रहा और मजबूत होकर उभरा। और धीरे धीरे देखिए किसी तरीके से इसी देश में मीर जाफर पैदा हुए, उसी तरीके से आज जिस तरीके से इसको धर्म को और हिंदुत्व और क्या क्या कई नेता बयान देते आते हैं, वो लोग इस सनातन को फिर से मिटाने की कुत्सित चेष्टा में लगे हुए हैं। और उनकी विचारधाराएं जो है अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तानी होने के नाते उनको भी चाहिए कि अखंड भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। अखंड भारत का ये कोई मतलब नहीं जो अभी संजय राउत जी कह रहे थे आपके यहाँ कि सब मिला लो और उसके बाद कर दो। हो सकता है कि जिस भारत में हम रह रहे हैं इसी को एक अखंड और बात कर रहे हैं वो भी हो। पीओके लेने की बात है, पीओके आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में हो सकता है पीओके हमारा हो। इसकी क्यों बात कर रहे हैं? आप देश में बैठकर जिस तरीके से आज समाज के बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, सनातन का कोई नाम ले लेता है, आज हिंदुस्तान एक घृणित हो गया है। कुछ सेकुलर लोग जो तथाकथित सेकुलर हैं वो इसका विरोध करते हैं। संजय राउत ने पूछा ना, आप जरा अखंड भारत का फिर मतलब समझा दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आप अखंड भारत के सपने को साकार ही करना चाहते हैं तो जरा सबसे पहले पीओके तो वापस लेकर दिखाइए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो जरा बताए। देखिए ये वो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर कांग्रेस और सरकार चला रहे हैं। संजय राउत बाला साहब के सपने को तो साकार कर नहीं पाए, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, भाजपा को वो सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से कर लीजिए। आज अपनी आइडियोलॉजी को देखिए, आज बाला साहब ठाकरे रो रहे होंगे जहां होंगे कि क्या कर रहे हैं लोग, किस तरीके से विचारधारा के साथ समझौता किया इन लोगों ने, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर बैठे हुए हैं। आज जो हिंदू हृदय सम्राट की बात करते थे बाला साहब ठाकरे, आज उनके सपनों को पर कुठाराघात करने का काम उद्धव ठाकरे संजय है। तो इन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि हम इनके कहने पर पीओके ले आएंगे। यही लोग चिल्लाते रहे, झूठ फैलाते रहे। अभी कोरोना के चलिए ठीक है, आपके पास और भी दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएसएस प्रमुख का ये बयान कितना तार्किक या हास्यास्पद? देखिए, किसी भी बड़े नेता के बयान को हम हास्यास्पद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आपको इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर संघ प्रमुख श्री मोहन जी भागवत आदेशित कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो शाखाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उस पर इसका आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? अखंड भारत वो कब कैसे, उनका रोड मैप क्या है? रही बात जैसे अभी पीओके की बात हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने ही देश की संसद में प्रस्ताव लाई थी कि साहब पीओके तो भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। और जितनी भी हमारी जो चीजें थी, सिक्किम को भारत में मिलाने का काम तो कांग्रेस ने किया, गोवा में भारत को मिलाने का काम
तो गोवा को भारत में मिलाने का काम तो कांग्रेस ने किया, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। पूरे अश्वनी शाही जैसा विद्वान अजीबो किस्म की बातें भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें इन्होंने तार्किक कही है। नंबर एक कि अखंड भारत हो सकता है कि भारत को मजबूत बनाने की बात हो, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी मरने का काम कर रही है शिल्पा? खंड खंड कर रही है। एक तरफ आप देखिए, जो भारत मजबूत हो रहा था, 2004 में हमारी इकोनॉमी 709 बिलियन डॉलर की थी और 2014 में जब हमने सत्ता छोड़ी है मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व जनता ने, हमने अपनी इकोनॉमी को 2 दिया था। आज नरेंद्र मोदी ने उस इकोनॉमी को 2.6 कर पाए, यानी ओनली 0.3 बढ़ा पाए हैं, जिसको कि हमने कई 10 टाइम मल्टीफोल्ड में बढ़ा दिया था। अखंड भारत करना, इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। अखंड भारत करना है तो यहाँ देश में सारे जो देशवासी हैं उनको क्या नाम रहने के लिए समान सुविधाएं देनी होंगी, बेरोजगारी को खत्म करना होगा। अखंड भारत की परिकल्पना आप नमाज के समय पे लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजा के, हम तो बहुत साफ कहते हैं हनुमान चालीसा भी बजना चाहिए, नमाज की अजान भी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पालन भी होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीमारों के लिए, बच्चों के लिए इतने डेसिबल से कम लाउड स्पीकर की आवाज होनी चाहिए। हम तो उस की बात करते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर ये खंड खंड करने वाले, कभी गौकशी के नाम, कभी किसी के अवैध निर्माण को तोड़ने के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, जो आज सिर्फ वोट लेने के लिए देश में सांप्रदायिकता का जहर बो रहे हैं, देश में बेरोजगारी की दर बढ़ा रहे हैं, हाँ। देश में गरीबी की दर बढ़ा रहे हैं, ये क्या अखंड भारत के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं? हाँ। सच बात यह है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए अपने पद का, अपने कद का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अखंड भारत का निर्माण होगा? हम तो सरकार के साथ हैं। सरकार कहे, कांग्रेस की तरफ से अश्विनी शाही जी, ये जो सवाल उठाया गया है वाकई में जायज नजर आता है, क्योंकि जब तक वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी तब तक भला अखंड भारत का सपना कैसे साकार हो पाएगा? देखिए शिल्पा जी, सुरेंद्र भाई बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन ये जो डर इनका बज रहा है, ये पिछले 1 साल से बज रहा है और ये महंगाई बहुत समय में भी थी। अभी इन्होंने जो इकोनॉमी की बात की, मुझे याद है और सुरेंद्र भाई को भी याद होगा, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और यही मनमाननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री होने की जरूरत आ पड़ी थी, क्या स्थिति थी देश की, और आज स्थिति कहां हम लोग लेकर आए हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि आज पूरा विश्व 2 भाग में बटा है और हर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं टकटकी लगाकर। हर जगह का विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भारत से मिलना चाह रहा है। क्या हम मजबूत नहीं हुए हैं? चूंकि यहाँ ये विरोध है, साल भर से ये चीजों लाते रहे, वो समझा नहीं पाया जनता को। उत्तर प्रदेश में जनता ने 6% से 2% पर ले आकर पटक दिया। हर जगह जाते थे, बात करते थे, मैं तर्कहीन बात कर रहा हूं, शायद सुरेंद्र भाई आपके लिए तर्कहीन बात होगी, लेकिन आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कुर्ते पर जनेऊ चढ़ाकर घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? ये भारत को मजबूत करने की परिकल्पना ही, टोपी पहन लीजिए, कहीं जनेऊ चढ़ाइए, हिंदू मैं ही हूं, सभी बेकार हैं। तो इस तरीके की राजनीति, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आदमी और औरत के बीच में, नर और मादा के बीच में किन्नर होता है, उसी तरीके से ये एक जो सेकुलर है ना, वो बीच का इन लोगों ने निकाला है। सेकुलरिज्म, कहीं पर खड़े हो जाएंगे झंडा लेकर, सेकुलर हैं हम। तो सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश को तबाह करने की कांग्रेस की साजिश अब नाकाम हो चुकी है और भारत इस समय मजबूती के तरफ बढ़ रहा है। हाँ, उसको अखंड भारत का नाम वाले 20-25 सालों की परिकल्पना है उनकी, और परिकल्पना में आप लोग छेद कहाँ करते हैं वो मैं बता दूं। एक लाइन में खत्म करता हूँ शिल्पा जी। वो भारत को बनाया जा रहा है, बीजेपी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ती हुई। राजपूत जी, जवाब आपका जल्दी से सर, उसके बाद में भास्कर जी आप ही के पास आ रही हूँ। जैसे की बातें आती हैं, किन्नर और उसके बीच में किन्नर होता है और ये होता है, इस तरीके की भाषा, यही भाषा है भारतीय जनता पार्टी की, कि यहाँ पर नर को भी, नारी को भी और किन्नर को भी, तीनों को मजबूत और अखंड भारत की परिकल्पना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इनके हिसाब में नर भी खराब, नारी भी खराब और किन्नर भी खराब। एक बात। दूसरी, इन लोगों ने कही, हम जब सवाल पूछते हैं कि भाई 2004 में इकोनॉमी 709 बिलियन डॉलर की थी, हाँ या ना,
किताबों में लिखा है, आपके सामने है। हाँ। 2014 में 2.3 ट्रिलियन डॉलर की थी, हाँ या ना, बाकायदा सरकार के पास है, किताबों में लिखा है, देख लीजिए। 21 में इकोनॉमी 2.6 बढ़ी, हाँ या ना, किताबों में देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी की दर दुनिया में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक है पिछले 40 सालों में। हम नहीं कह रहे हैं, एनएसएसओ को आंकड़े कह रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एनसीआरबी के आंकड़े अपराधों की बात करते हैं। आपको बताऊं कि हिंदू और मुसलमान के बाद नाम पर जिस तरीके से सांप्रदायिकता का विषाक्त जहर बोया जा रहा है, मैं तो आज आपको धन्यवाद कि आपने इस पर बहस करी, वरना तो यहां पर बहसें क्या हो रही हैं कि साहब लाउड स्पीकर से अजान बजेगी, फलानी जगह पर मुसलमान है, फलानी जगह पर हिंदू है, हर चीज में राजनीति। और एक बात और बताऊं अश्वनी शाही जी, वोट लेकर के आपकी गलत बात सही नहीं साबित होती है। मेरे और आपके बच्चों को अगर जॉब नहीं मिल रही है और आप चुनाव जीत जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे को या मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि गौकशी के नाम पर आपने फालू खान की जो हत्या की है वो सही साबित हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के धार्मिक स्थलों पर सारी की सारी चीजें देश को और ये सारी की सारी चीजें अखंड भारत को कमजोर कर रही हैं। जब आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचेगा, वहीं से इसका रास्ता आगे का बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, आपको क्या लग रहा है कि एक बार फिर से क्यों उठी ये अखंड भारत की बात? क्या है इसके सियासी मायने? 15 साल में अखंड भारत बनाने का ये बयान मोहन भागवत का किस तरफ इशारा करता हुआ सर? देखिए, जो ये इन्होंने बयान दिया है, और वो बयान उस दिन दिया है कि भारत के संविधान के अम्बेडकर साहब, उनका जो जन्म दिवस जयंती हम लोग पूरा देश मना रहा है। हाँ। आज जो कि उन्होंने संविधान में कहा है, अखंड भारत के बारे में उन्होंने कहा है, ये दिन इन्होंने चुना है। मुझे लगता है कि ये दिन चुन के आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भावना है वो भी कहीं ना कहीं आहत होगी, क्योंकि हम जिसमें रहे भारत है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये बात आज भागवत जी ने कहे, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का विद्यार्थी हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन लॉ पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन को उनको पढ़ने की आवश्यकता, किसी प्रकार की दखलंदाजी है। मुझे लगता है कि भागवत साहब हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, उनको एक बार जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए इस तरह के बयान देने से पहले, क्योंकि इससे भारत की विषमियत वाली है। क्योंकि हम अपने यहाँ, हमारा जो भारत है उसमें जो लोगों की खुशियां, मोहन भागवत का ये बयान पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं आपका मुलायम सिंह यादव ये को एक संग जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने परिपेक्ष में जो कहा था उसको समझने की आवश्यकता है। जो विरासत है उनकी जो, और हमारी उस और बात को जोड़ना चाहता हूँ, इसके पीछे एजेंडा क्या है मैं आपको वो बताना, को अपने साथियों को वो बताना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे इसका जो एजेंडा है, मैं लगातार चैनलों में, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भाई ने भी कहा था, एक लगातार हम लोग डिबेट में जब रहते हैं तो हम एक देख रहे हैं कि संघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा चल रहा है कि जो प्रदेश में और देश में जो समस्याएं हैं, जैसे रोजगार की समस्या भाई जिक्र भी कर रहे थे, जैसे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, उसके बदले जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इस और जो हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, इन पर ध्यान ना जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को इन तरह के जालों में उलझाए रखे, ताकि जो मुख्य मूल समस्या है उन पर लोगों का ध्यान ना जा सके। ये एक हिडन एजेंडा है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं और माकूल जवाब भी देंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारा मानना है कि जो हमारा देश का जो स्वरूप है, अभी एक हमारे शाही भाई जो कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे कि संविधान के अनुसार हमारे सेकुलर लोगों के लिए इन्होंने बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। मैं इनसे कहता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं आपसे पढ़ लीजिएगा, अगर उसमें शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन छोड़ देंगे और आप ही अपना सर्वे सर्वा चला लीजिएगा, क्योंकि ये सेकुलर फॉर्म हमारे भारत के संविधान में लिखा है, और संविधान मैंने नहीं लिखा है, ना हमारी पार्टी ने लिखा है, संविधान लिखा है। आज जिनकी जयंती पूरा देश और बल्कि मैं कहूँगा विश्व मना रहा है, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती मना रहे हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके, चाहे वो भागवत जी हो, चाहे हमारे छोटे भाई साई जी हो, कम से कम या आज के दिन की गरिमा
गरिमा तो आप रखते, ऐसा प्रदेश और देश आपसे आशा करता है। लेकिन आप अपने एजेंडे को चलाने में इतने आज उलझे हुए हैं कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन महापुरुष की आज जयंती है, आज संविधान की धज्जियां ना उड़े, देश और प्रदेश में एक सौहार्द का जो वातावरण चल रहा है वो खत्म ना हो। ठीक है, जुड़ गए उनका भी मैं फिर रुक करूंगी जल्दी से। शाही जी कहूं कि रचयिता ने संविधान लिखा, लेकिन संविधान में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था ये भी एक भान होना चाहिए, किस जोड़ा था और क्यों जोड़ा था। ये कहने वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। दूसरी बात मैं अभी कहना चाहूंगा, एक सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बार बार जो है $1 ट्रिलियन और उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ 2 साल पीरियड था, उसको नहीं जो है और इस तरीके बात कर रहे हैं सब कसने की, सब आने वाले साल से एक बार इस बात को अगर 2 निकाल दिया साल में से तो देश ही है। आज आत्मनिर्भरता बड़ी है कि आज बाहर जाकर युद्ध की घोषणा नेपाल हमने चीन ने आक्रमण कर दिया। लगता है उन्हें नहीं हो पा रहा है आपकी इन बातों पर। राजपूत जी जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मुशर्रफ हुसैन मजहर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक करूंगी। जल्दी से राजपूत जी आपका छोटा सा फिर राजपूत जी मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। जब भारत कमजोर था श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय हम चीन से एक युद्ध हारे थे, राजपूत जी है ना। और इसके बाद अगर हमने कोई धरती खोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गलवान वैली में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या चीन कर रहा है, और वो जो गलवान वैली से लेकर के काला टॉप तक क्या पोजीशनिंग है। एक बार जरा ये बात जिता की बात ये कर रहे हैं, 3 लाख पद खाली है और आपके भाई बेरोजगार हैं। राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ रहा है कि भर्ती नहीं हुई है। आपको सेना के 3 लाख पद खाली नहीं दिखाई दे रहे। आपको सेना की सुसज्जिता की बात यह है कि 45 स्क्वाड्रन थी हमारे पास एयरफोर्स की। आज की डेट में आपके कुशल नेतृत्व में 30 स्क्वाड्रन रह गई है, 15 गायब हो गई है। शर्म नहीं आती आपको? राजपूत जी आपके पास मैं आती हूँ। मुशर्रफ जी जल्दी से मैं आपका ओपिनियन मांगना चाहूंगी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मोहन भागवत के इस अखंड भारत के बयान पर। क्या मानते हैं आप, हिंदुस्तान को किस तरफ आगे ले जाने की दिशा में उनका ये बयान क्या इशारा, कैसे बनेगा अखंड भारत? स्वागत करता हूं मैं मुसलमान होने के नाते, भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद पे, काबुल पे और ढाका पर तिरंगा झंडा फहराया जाए, और तिरंगा झंडा जब फहराया जाएगा तो जो भारत की प्राचीर है, जो लाल किले की प्राचीर है, उस पर कोई संघी झंडा नहीं फहराएगा पे तिरंगा, फिर दूसरे सेकुलर लोग झंडा फहराया करेंगे। इस कारण मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं कि जल्द से जल्द इसको अखंड भारत बनाया जाए, और जो हमारे जो देश जो है अलग अलग हो गए हैं, जो खंड खंड हो गए थे, उनको पुनः अखंड किया जाए। तो क्या चाह रहे हैं आप, वापस से पाकिस्तान को भारत में जोड़ा जाए? और सर ये कितना प्रैक्टिकल पॉसिबल नजर आता है आज के परिप्रेक्ष्य में, जरा ये भी बताइए। शिल्पा जी भागवत जी तो यही इशारा कर रहे हैं कि शाहबाज शरीफ आए और लाल किले पे झंडा फहराएं। भागवत जी का इशारा तो इसी ओर लगता है मुझे कि वो हमारे दुश्मनों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो लाल किले की प्राचीर पे आके झंडा फहराएं। जरा आपको छोटा सा 10 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। मुझे शिल्पा जी इनकी बात पे इसलिए हंसी आ गई, मैं क्षमा चाहता हूं आपके चैनल पर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर भागवत जी की बात मान लेंगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगभग 48 करोड़ एडिशनल मुस्लिम जो है भारत देश में जुड़ जाएंगे, ऐसा शायद वो कहना चाह रहे हैं। इसलिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बात इस तरह हल्की फुल्की बातें नहीं करनी चाहिए। हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हम अपने अंदर से जब मजबूत होंगे, जब हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, जब हमारा रुपया मजबूत होगा, जैसे मोदी जी कहते थे कि 1 रुपए में 30 रुपए में $1 आएगा, 30 रुपए लीटर पेट्रोल होगा। आज की डेट में 28 लाख करोड़ की बिल्कुल, और यही है असल मायने अखंड भारत के। जब हर हाथ नौकरी होगी, आर्थिक मजबूती होगी, तो खुद ब खुद भारत मजबूत भी बनेगा और अखंड भी बनेगा। अखंड भारत का ये सपना साकार होगा तो कैसे होगा, जो बहुत अच्छे और बेहतरीन शब्दों में सुरेंद्र राजपूत जी ने समझाया भी कि दरअसल असल मतलब है आर्थिक मजबूती, मजबूत भारत, तभी अखंड भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अगर इत्तेफाक रखते हैं तो सर इसके लिए सबसे पहले काम करना होगा महंगाई और बेरोजगारी पर। शिल्पा जी देखिए, सुरेंद्र जी ने जो समझाया आपको भी समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आया।
मुझे इसलिए नहीं समझ में आया कि 2004 में जब माननीय श्रद्धेय अटल जी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी तो 43 रुपए डॉलर, अभी इन्होंने ही जिक्र किया डॉलर का, 43 रुपए पर छोड़कर गए थे वो। 63 रुपए पर 2014 में इन लोगों ने हमको दिया। कितनी बढ़ोतरी हुई आप 10 साल में देख लीजिएगा। और आज पिछले 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई है तो डॉलर आज कहां पर है, ये बढ़ोतरी अपने आप में बता देती है कि कितना है। अब पिछले उसमें भी हम पिछले 4 साल का देखें तो 72 से नीचे लगभग 74 से 76 के बीच में ही रहता है। ये है मजबूती, ये नहीं बढ़ रहा है 80 रुपया हो गया और 100 रुपया हो गया। तो इन लोगों को जो दिया गया था कितना बढ़ाया, ये अपनी भी तुलना करें। हाँ। और रुक जाए, मैं अपना कह लूं उसके बाद फिर आप जो भी कहना हो मैं सुन लूंगा। गलवान की बात करते हैं बिना तैयारी के वहां पर भारतीय सेना ने जो है 43 जवानों को मारा। हाँ ठीक है, हमारे भी 18 शहीद हुए, लेकिन बिना तैयारी के मारा। और जिस शहर की बात कर रहे हैं उस शहर को किसने बसाया, कब बसा, उसका पोल खुल चुका है। इनके नेता राहुल गांधी और सुरेंद्र भाई का पोल खुल चुका है कि ये कांग्रेस की देन थी। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने गिना दिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल और वो क्या नाम है बांग्लादेश और सब। भाई इतना किया तो क्यों नहीं मिला लिया पीओके को? यही लोग कहने वाले थे 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी। कपिल सिब्बल कहते रहे कि 3 जन्म ले ले नहीं हो पाएगा, ये कांग्रेसी लोग कहते रहे। 370 हटा ना, आज देश में हमारे जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। आज कंपनियां वहां जा रही हैं। हाँ, कांग्रेसियों का कहना है कि कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इनको नहीं दिखता है। इन्होंने हमको सलाह दिया, इन्होंने झूठ बोला कोरोना के टीका पर कि बच्चों का टीका बाहर भेज दिया गया, बच्चों का टीका ही नहीं बना था। तो कांग्रेस तो देश को बरगलाने का काम करती है और अपने आईने में नहीं झांक कर देखती है। सुरेंद्र भाई शेर कहते हैं, मुझे शेर नहीं आता है, लेकिन एक लाइन है कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी से तुलना न करे और सीख न दे तो ज्यादा बेहतर है। राजपूत जी, जवाब आपका। कह रहे कि भाई देखिए 370 हटाकर हमने अखंड भारत के सपने को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम तो चल दिया है, बाकी कदम चलने बाकी है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस में तो उतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई दी थी। शिल्पा जी, आप तो बड़े विद्वान प्रस्तोता हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी चीजों को जानती हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा, और जब हमने कांग्रेस ने सत्ता भारतीय जनता पार्टी को 2000 में सौंपी तो 34 लाख करोड़ का बजट दिया था। एक बात। दूसरी बात, इतिहास में लिखा हुआ है कि सिक्किम किसने मिलाया, इतिहास में लिखा हुआ है कि गोवा किसने मिलाया, और उसी इतिहास में संघ की गद्दारियां भी लिखी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा और जनसंघ की जो अंग्रेजों के साथ दलाली थी, सावरकर से लेकर के और मुंजे तक की, और दीनदयाल उपाध्याय जी जो मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बंगाल में बने थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमने तो उन्हें राष्ट्रीय सरकार में भी शामिल किया था। ये इतिहास बताता है हमको, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करने वाले हम ही थे और कोई नहीं थे, ये भी हमें इतिहास बताता है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न करने वाले हम थे। भाखड़ा नंगल डैम, हरित क्रांति, बैंकों का नेशनलाइजेशन और कोऑपरेटिव बैंक से, जिससे कि आज की डेट में किसान महाजनों के कर्ज से मुक्त हुआ है, ये भी हम ही ने किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, और इसके बाद मनरेगा करने वाले भी हम ही थे, जिन्होंने मनरेगा ने, जिसने कोरोना काल में आम मजदूर को, आम आदमी को राहत दी, जिसको नरेंद्र मोदी जी हमारा कहते थे। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब क्या होता, क्या अश्वनी शाही जी, या तो किलो में तौल लें या लीटर में माप लें। 2014 में का जो तेल था $140 में आ रहा था, और उससे बाद भी हम 70 रुपए में तेल बेच रहे थे। आज की डेट में भारत में 2014 से 2020 तक एक दिन तो ऐसी परिस्थिति आई कि क्रूड ऑयल फ्री में मिल रहा था और एवरेज $17 था। उसके बाद भी ये लोग 100-110 रुपए में बेच रहे हैं। अगर अश्वनी शाही जी को 70 रुपए में मिल रहा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देश में
डीजल और पेट्रोल की महंगाई के नाम पर इन्होंने जो 26 लाख करोड़ की लूट की है उसका कोई हिसाब नहीं है। हां, समाज को जरूर भरमा देते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, चूंकि कोई इनसे लूट ना पूछ ले, कोई इनसे बेरोजगारी ना पूछ ले, कोई इनसे ये ना पूछ ले कि नोटबंदी के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को तबाह और बर्बाद कर दिया है वो कैसे दोबारा से खड़ा होगा, रियल एस्टेट कैसे खड़ी होगी। आप जिस चैनल में काम कर रही हैं, जब ये 2014 में ये चैनल्स थे, भरे पूरे होते थे, 200 300 लोग होते थे। आज की डेट में एक कैमरामैन को एक असिस्टेंट नहीं दे पा रहे हैं। आप बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए, पहले एक गाड़ी भी देते थे, 2 असिस्टेंट भी देते थे। नौकरियों की स्थिति यह थी कि जिस लोगों को 40-40 हजार रुपए आपके यहां या 50-50 हजार रुपए मिल रहे थे, वो लोग 15-15 हजार रुपए पर काम करने के लिए अभिशप्त हैं और 3-3 महीने की सैलरी लेट हो रही है। ये देश की इकोनॉमिक कंडीशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन है। आज इकोनॉमी को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे और हमारी अगर कुछ कमियां भी रही, उनके पीछे शिखंडी बनकर के छुप जाएंगे, तो उससे चुनौतियां कम नहीं हो जाएंगी, बेरोजगारी कम नहीं हो जाएगी। आप इस देश को, फिर से मैं कहता हूं, सेना में ध्यान दीजिए, एयरफोर्स की 45 स्क्वाड्रन हमने दी थी 2014 में, आज 30 स्क्वाड्रन रह गई है, 15 स्क्वाड्रन कम हुई है। अश्विनी साहब, ये मेरे और आपके लिए दलगत नीति से ऊपर की बात है। आरएसएस विचारक दुर्गेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। अब दुर्गेश जी, बिना देरी किए, आप ही का इंतजार था। सबसे पहले तो मोहन भागवत के इस बयान का जरा मतलब समझा दीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस अखंड भारत के परिप्रेक्ष्य में। जरा बयान अगर आप मुझे सुना दें एक बार। उन्होंने कहा है कि वैसे तो 20-25 साल लगेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करें तो 15 साल में ही अखंड भारत का सपना साकार किया जा सकता है। कैसे ये पॉसिबल होगा सर? और अखंड भारत का उनसे तो मतलब क्या है, उनका संदर्भ क्या है? नहीं, आप देखिए अखंड भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सोच है अखंड भारत का, दरअसल हम मानते हैं कि 2 तरीके का भारत है। एक भारत जो है जिसकी भौगोलिक सीमाएं होती हैं, और एक भारत वो है जिसकी सांस्कृतिक सीमाएं होती हैं। भौगोलिक सीमाएं जो होती हैं वो कागज पे खींची जाती हैं, और जो सांस्कृतिक सीमाएं होती हैं वो हमारे दिमाग में है, हमारे दिल में है। हाँ। और अगर आपको ये लगता है कि मोहन भागवत जी ने ये जो बात कही है, ये 2-3 दिन सोचने की बात कही है, ऐसा नहीं। संघ जब से तैयार हुआ, जिस दिन पहली शाखा लगी, जिस दिन भगवा ध्वज को पहली बार प्रणाम किया गया, उसी दिन प्रण ले लिया गया था कि अखंड भारत फिर से बनाना है। तो आप ये ना सोचिए कि हमारी ये 10-15 साल की तैयारी है, ये तैयारी हमारी 100 साल लगभग पूरे करने जा रही है। तो आप नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगले आने वाले 15 सालों के अंदर अखंड भारत बना दिया जाएगा। और जरा आपने कहा कि 2 तरह का अखंड भारत होता है, बनाया जा सकता है, एक भौगोलिक तरीके से और एक मन के अंदर। नहीं, 2 तरह का भारत होता है। हाँ, तो सर आप ये बताएं कि जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, मुशर्रफ साहब, उनको तो ये समझ में आया कि मिलाने वाले हैं, अफगानिस्तान मिलाने वाले हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका भी अब वापस भारत में आने वाला है। देखिए, तो मुशर्रफ साहब से के लिए तो मेरा कहना ये है कि अगर हमसे कल पाकिस्तान कह दे कि साहब हमको मिला लीजिए, तो हम तो अभी मना कर देंगे कि हम आपको मिलाएंगे नहीं। आपके ये 20-30 करोड़ भूखे नंगे लेकर हम क्या करेंगे? वो उल्टे हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे, है ना। तो हम अभी ये पाकिस्तान, बांग्लादेश भूखे नंगों की कौम को हम अभी मिलाने नहीं जा रहे। भाई भागवत जी से पूछ लो ये बात, क्योंकि उनको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुशर्रफ जी को नहीं, वो भागवत जी ने 15 साल की जो बात कही ना, भागवत जी ने 15 साल की बात कही है, भागवत जी ने जो 15 साल की बात कही है वो इसलिए कही है ना कि तब तक भारत का झंडा वहां बुलंद किया जा सकेगा। मुशर्रफ साहब क्या कहेंगे आप? कंफ्यूजन दूर हुई आपकी? बिल्कुल झंडा बुलंद किया जाएगा, लेकिन पहले ये जो भूखे नंगों की कौम है ना, इसको हम सही दिमाग में, सही दिमागी स्तर में, सही आर्थिक स्तर में लाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि ये मुशर्रफ साहब जैसे लोग जो यहाँ बैठ के इन गंभीर चीजों पर हंसी मजाक कर रहे हैं ना, इनको समझना चाहिए ना कि वो पाकिस्तान के लोगों को भी उतना सक्षम बनाने का प्रयास करें। खाली उम्मत के नाम पर, अहले बिरादरान उम्मत के नाम पर उनका अंधा समर्थन न करें।
और मिलाना होगा तो मिलाएंगे ही। आप क्या समझते हैं ये पहली बार हुआ? अरे भाई, ये पाकिस्तान के लोगों को सक्षम क्यों बनाएंगे? ये तो हिंदुस्तान के लोगों को सक्षम बनाएंगे। कितनी बार इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? कितनी बार भारत को जोड़ा गया है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दुर्गेश जी जरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, ये पाकिस्तान के लोगों को क्यों मजबूत बनाएंगे? आप पाकिस्तान के लोगों को क्यों मजबूत बनाएंगे? आप हिंदुस्तान के लोगों को मजबूत बनाने के लिए आए हैं? पाकिस्तान मजबूत बनाना चाहिए भाई, हमारे पड़ोसी हैं हमारे। अरे क्यों बनाएंगे आप पाकिस्तान के लोगों को मजबूत? उन्होंने अच्छाई कर भारतीय जनता पार्टी का और संघ का असली एजेंडा तभी ये पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं। लोगों से बनाया जाता है ना, भूखे नंगों से संबंध थोड़ी। ये पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये इमरान खान की पाकिस्तान की सरकार को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये असलियत का मोहन भागवत जी का एजेंडा जो संघ के विचारक। पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी तो लोग हैं ना सर, अपने हिसाब से चलते रहिए। जब पाकिस्तान मैच में जीतता है तो सबसे ज्यादा ताली आप ही लोग बजाते हैं, सबसे ज्यादा। अरे पाकिस्तान के मैच को छोड़िए, आप पाकिस्तान को मजबूत क्यों बनाना चाहते हैं? मुशर्रफ जी काफी देर से अरे पाकिस्तान को मजबूत क्यों बनाना चाहते हैं आप? संबंध बराबरी के लोग संघ पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहे। आज शिल्पा आपकी इस बात से ये निकल करके आया, हमारे साथ मिलेंगे। संघ जो है पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहता है, हिंदुस्तान को नहीं। समझने के लिए आपको पहले बात सुननी पड़ेगी। ठीक है मुशर्रफ हुसैन, अरे भाई, आप पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये संघ कह रहा है। आपके हिसाब से पाकिस्तान को मजबूत क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था। पाकिस्तान की जब आप लोगों ने मांग की थी, पाकिस्तान के लोगों को नौकरियां देंगे क्या? आप हिंदुस्तान के लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे? पाकिस्तान हमारे में साथ हो जाएगा तो उनको नौकरी भी देंगे। नहीं देश में आप जैसे लोग पाकिस्तानी ये रही बात। अभी देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं संघ वाले। सर मुशर्रफ जी सुना आपने? मुझसे भारतीय मुसलमान हमेशा भारत के साथ रहा है। भारत हाँ। अंबेडकर साहब के कानून पे भारत के मुसलमान। अरे ये संघ के लोग हैं शिल्पा जी, जो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ में है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में नहीं है। ये उनको नौकरियां देना चाहते हैं संघ वाले। आप IAS के हैं क्या? आप ये बताइए, आप IAS वाले हैं क्या? हम तो संघ वाले हैं, गर्व से संघ वाले हैं। अरे IAS कहाँ से आ गया इसमें बीच में? देश को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है सर, देश को जोड़ने की बात तो हर कोई करता है। बताइए जरा, कौन कह रहा है सामने से आकर कि हम देश को तोड़ना चाहते हैं? कोई नहीं कह रहा है। लेकिन सर भाषा की भी मर्यादा का ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे सब रेप्यूटेड प्रवक्ता बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं सर, उनका भी मान सम्मान है। ठीक है सर, एक एक करके। भास्कर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जा पाई थी, माफी के साथ भास्कर साहब, आपके पास काफी देरी से आ पाई। भास्कर जी, ऐसा नहीं आखिरकार जो परिभाषा अभी दुर्गेश मिश्रा जी ने, RSS विचारक हैं, अखंड भारत की बताई, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? शिल्पा जी, पहले तो आपने माफी मांग ली, वरना आज की बहस से मैं बड़ा निराश था। और निराश इसलिए था, आपने जो बहस का स्वरूप को ले गई वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बिल्कुल नहीं सर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का यहाँ पर मामला नहीं है। वो तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मरती रहती है, एक जो दिखाती रहती है, कमियां गिनाते रहते हैं सर। आज मुझे घोर आपत्ति है आपका दोनों पार्टियों को समय दिया, मुझे कितना समय आपने दिया? भास्कर जी, इसीलिए मैंने आपसे माफी मांगी सर, काफी देरी के साथ में आपके पास आ पाई। प्लीज अपनी बात रखिए, क्योंकि मुझे दुर्गेश मिश्रा का भी वक्तव्य लेना बहुत जरूरी था। वही तो समझाते ना कि अखंड भारत का मतलब आखिरकार है क्या, और मुशर्रफ जी को जो आपत्ति थी वो भी रखनी बहुत जरूरी थी। भास्कर जी अब आप बताएं। दुर्गेश जी से नहीं, मुझे जो आपने भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस डिबेट कर दी उससे सर नाराज मत होइए, आप मत खोइए सर, आइए आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। भास्कर जी, अब आपको क्या लगता है, अखंड भारत का सपना जिस तरह से साकार करने की बात कही जा रही है, कैसे वो सपना साकार होगा और उसमें क्या खतरा मौजूद नजर आ रहा है? देखिए, RSS का जो अखंड भारत है और समाजवादियों का जो अखंड भारत है वो दोनों भिन्न है। हमारा अखंड भारत क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई अस्पताल में ना मरे, ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं कि अस्पताल में दवाई के कारण कोई गरीब आदमी ना मरे, ऐसा अखंड भारत हम बनाना चाहते हैं। हम भारत बनाना चाहते हैं कोई गरीब का बच्चा एजुकेशन के बिना ना रह जाए, ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं। और हम ऐसा
बनाना चाहते हैं जिसमें वयस्क व्यक्तियों को नौकरियों के लिए लाठी डंडे ना खाना पड़े। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें परीक्षाएं लीक होती को आत्मदहन करना पड़े। हम इस तरह का अखंड भारत बनाना चाहते हैं। जो भारत हमसे बना हुआ है, जो भारत हमारा है, हम उनको तो सुविधाएं दे नहीं पा रहे, लेकिन हम आज जिस राह पर चल रहे हैं, निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का विद्यार्थी हूं और हम जो राह पर चल रहा है, जिस राह पे देश और प्रदेश चल रहा है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं आपसे बहुत गंभीरता से, हम श्रीलंका की राह पर चल रहे हैं। ठीक है सर, इशारा आ गया है आपका, मतलब भी आपने समझा दिया है। जल्दी से आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी, जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अश्विनी शाही जी बताइए जरा, आपने सभी लोगों के रिएक्शंस देख लिए, सुन लिए, बहुत सारे आरोप यहाँ पर, बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए यहाँ पर, बताइए, क्योंकि आरएसएस की तरफ से जो बयान सामने आया है, दुर्गेश मिश्रा जी ने अभी जिस तरह से इस बयान की परिभाषा समझाई है हमें, सर अल्टीमेटली बीजेपी पर भी फिर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सवाल अभी जो भी खड़े हो रहे हो उसका सवाल का जवाब मैंने देने की पूरी कोशिश की। लेकिन जोशी जी अभी जिन्होंने कहा, ये बार बार ये लोग जो है हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं, श्रीलंका जैसे देश के साथ मुकाबला करके 2 करोड़ का, वो जितना बड़ा दिल्ली है उतनी आबादी वहां की है और भारत 150 करोड़ लोगों का है, क्यों बार बार अपमानित करते हैं भाई। दूसरी, आपकी इस बात की बात सही है कि आप हमारे विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा समय दे दिया। शिल्पा जी ने, आपकी नाराजगी जायज है, अब दल के वोटों के हिसाब से समय दिया करेंगी आगे, इसका ध्यान रखिएगा शिल्पा जी। अभी सुरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया एक बात कहा, बड़े प्यार से उन्होंने समझा दिया, लेकिन इनके शासित राजस्थान में 2-3 चीजें हैं, उस पर भी गौर करने की बात थी। मैं अभी कहना चाहूंगा कि महंगाई दर वहां सबसे ज्यादा है, अपराध सबसे ज्यादा है, उन्होंने बोल दिया वो चीज कि देश में चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और इसको मजबूत बनाने में माननीय योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में और भारत में नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, जो है 1 ट्रिलियन का हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, तभी 5 ट्रिलियन की दिल्ली में बनाने का सपना साकार होगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर मजबूत देश को करने के लिए बैठे हैं। आज देश हमारा एक सशक्त हाथों में है, जो हम निर्णय करते हैं देश हित में करते हैं। और स्क्वाड्रन की बात करते हैं आप लोगों ने एचएएल को बीमार बनाकर बैठा दिया था, बंद करने के रास्ते पर आ गया था। आज वो एचएएल तेजस बनाकर, तेजस को आप लोगों ने घाटे का सौदा कहा था। ये है आप लोगों का अखंड भारत का दूर करने का, खंड खंड करने का सपना। करूंगी फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, फाइनल कमेंट सर। अश्विनी शाही जी फिर से वहीं आ जाते हैं कि जब ये देश पर जवाब नहीं दे पाते हैं तो राज्यों पर आ जाते हैं। अरे भाई, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, महंगाई केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और महंगाई का निदान केंद्र सरकार को करना है। बेरोजगारी की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, विदेश नीति की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, देश की सीमाओं की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। सेना अगर 45 स्क्वाड्रन से 30 स्क्वाड्रन पे आती, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं सेना में, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। आप अपनी जिम्मेवारियों से कब तक पल्ला छुड़ाइएगा? मैं आपसे फिर से कहता हूं कि दलगत नीति से ऊपर उठिए, बेरोजगारी की समस्या का निदान कीजिए, महंगाई की समस्या का निदान कीजिए। आप चुनाव जीते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जनता के ऊपर आप महंगाई का बुलडोजर चला देंगे। मत चलाइए, आपको भी उतनी महंगाई से कष्ट है जितना हमें या शिल्पा को कष्ट है। क्यों अननेसेसरी आप लोग वो करते हैं? कभी राजस्थान की बात करने लगे, कभी अरे भाई 3 रुपए 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कर दीजिए, अपने आप 20 रुपए डीजल और पेट्रोल कम हो जाएगा, सारी में जाएगी। कांग्रेस ने 2014 में इतना ही कर रखा था। आपने 32 रुपए लीटर डीजल पर और 32 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कर दी। कहां गए वो पैसे? कोई पूछेगा आपसे, कोई जवाब देंगे? चलिए ठीक है सर। दुर्गेश मिश्रा, फाइनल कमेंट आपका सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? आज समय में जो भी किसी भी विषय पर आप चर्चा करवाएं, आप जो भी इश्यूज होते हैं समाज में, कोई भी चर्चा करवाएंगे, विपक्ष के पास जो हैं, जो हमारी विचारधारा के खिलाफ, उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी का तरीका यह है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, और ये सरकार नहीं कर सकती, ये लोगों की अपनी चेतना से, अपनी जागरण से होगा।
की जनसंख्या पे थोड़ा कंट्रोल लगाया जाए। फिर कहेंगे कि ये एक समुदाय विशेष को दबाने की साजिश है, मतलब अपने आप इन लोगों का ये अनुमान लग जाता है। महंगाई की जहाँ तक बात है, अभी जब 1 साल पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल डीजल की कहा, तो जो कांग्रेस शासित राज्य थे इनमें से ज़्यादातर ने मना कर दिया कि हम अपने स्टेट टैक्स नहीं हटाएंगे। तो अपने स्टेट टैक्स नहीं हटाएंगे, अब केंद्र सरकार को सीमा भी देखनी, क्या बहुत सारी झूठ चीजें बोल देखनी रहे हैं होती भाई। हैं। सबसे तो पहले ये आप राजस्थान जिस चीज़ में पे चर्चा हुआ करे, जो चर्चा और हुआ करे, वो वो पंजाबी में हो रहा बेरोजगारी और ये सब तमाशा ना बताया करिए। महाराष्ट्र में राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में आपकी सरकार है ना। राजस्थान की किस बात का आप जिम्मेदारी लेते हैं? आप पढ़ लिख कर नहीं आते तो कैसे हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप संघ विचारक राजस्थान में नहीं। दंगा हो जाएगा तो बताएंगे मोदी वहां बैठा इसलिए दंगा हो गया। अरे तुम तो बैठो राजस्थान में, तिरंगा झंडा लहराए। मुशर्रफ साहब फाइनल कमेंट। अरे ये तुम तड़ाक मत करो भाई, क्या बदतमीजी कर रहे हो? कौन है ये संघ आदमी? अरे तुम नहीं, बदतमीजी का जब मैं बोलूंगा तो आप बीच में इतना बोलेंगे तो मुझे ऐसी बात करनी पड़ेगी ना। सभ्यता कहाँ मैं बोलूंगा तो आप बीच में कूदेंगे, क्या कूदेंगे आप? बताता हूँ क्या शिल्पा जी भारतीय, अरे सुनने बोलिए, अरे इनको चुप करिए शिल्पा जी। शिल्पा जी भारतीय जनता पार्टी और संघ के पास हिंदू और मुसलमानों के लड़ाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल ये चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को उत्पीड़न किया जाए, यहाँ के मुसलमानों को नमाज़ें न पढ़ने दी जाए, यहाँ के मुसलमानों को माइक में अजान न देने दी जाए, यहाँ के मुसलमानों को तालीम से दूर रखा जाए, यहाँ के मुसलमानों को दूर रखा जाए। जबकि ठीक है भास्कर जी, नहीं फाइनल कमेंट आपका, कंक्लूजन आपका। और ये लोगों को यहाँ के मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, कोई परवाह नहीं है इनकी। और बात करते हैं अखंड भारत की। शिल्पा जी बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, आपका चैनल एक बहुत गंभीर चैनल है। मैं कहना चाहता हूँ अखंड भारत तो बहाना है, असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे ध्यान हटाना है। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अखंड भारत के सपने की बात तो कहती गई है संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से, बीजेपी भी उसमें साथ देती हुई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? और अखंड भारत का जो सपना है उसे साकार करने के लिए तमाम जो चुनौतियां भी पार करनी होगी, उसे कैसे पार पाएंगी ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।